11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा था व्यावसायिक संगठन के प्रारूप या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे थे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई प्रबंधक को यदि हम नौकरी पर रख लेते हैं तो उससे क्या लाभ या क्या हानियाँ हमारे को होने वाली हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रबंधक की नियुक्ति के विपक्ष में विचार या हानियाँ। आर्गूमेंट अगेंस्ट द डिसएडवांटेजेस ऑफ कीपिंग द मैनेजर। अगर एक मैनेजर हमने रखना है अपनी दुकान में अपनी मदद के लिए, तो उससे हमारे को क्या नुकसान होने वाला है। तो पहला पॉइंट दिया गया, अधिक कार्य के लिए कोई प्रेरणा नहीं, नो इंसेंटिव फॉर द मोर वर्क। अगर हम मैनेजर किसी को रखते हैं, कोई कर्मचारी अपनी दुकान में रखते हैं काम करने के लिए, तो कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, ठीक है, चाहे कंपनी में लाभ हो, चाहे हमारी दुकान को लाभ हो या हानि हो। तो मैनेजर को कोई मतलब नहीं होता कि लाभ हो रहा है या हानि, मुझे तो मेरी तनख्वाह मिल ही जाएगी। इसे ग्राहकों के साथ उसका कोई खास अच्छा व्यवहार नहीं होता, ज़्यादा वो मेहनत नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है जोखिम का बंटवारा नहीं, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्क। अब जो भी जोखिम होगा, जो भी हानि होगी, अगर तो मालिक होता कोई और तो आधा जोखिम उसने सहन करना था, आधा लॉस उसने सहन करना था। मैनेजर है, उसको तो तनख्वाह देनी ही पड़ेगी, इसलिए पूरा जोखिम हम अकेले ही सहन करेंगे। तीसरा पॉइंट है पूंजी में कोई अंशदान नहीं, नो कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। अगर मैनेजर आता है तो पूंजी अपने साथ लेकर नहीं आता। अगर मालिक आया होता कोई तो उसने भी पैसा लाना था, जिससे व्यवसाय की पूंजी हमारी बढ़ती नहीं। चौथा पॉइंट है व्यवसाय गोपनीयता का बने रहना। बिजनेस में गोपनीयता बने रहती है। हमने पढ़ा था हानियों में कि मैनेजर है उसको ज़्यादा बिजनेस के भेद नहीं पता होते, कहाँ से ला रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये केवल मालिक अपने तक ही सीमित रखता है, मैनेजर को नहीं बताता, ठीक है। तो गोपनीयता यहाँ भी बनी रहती है, और गोपनीयता होने के कारण लोगों को शक रहता है और वो हमारे कंपटीशन या प्रतियोगिता में और दुकानदार हम जैसी वस्तुएं रख सकते हैं। अगला है कोई वित्तीय डर नहीं, नो फाइनेंशियल लॉस। यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस हमारे को जो है वो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैनेजर आएगा तो उसके कारण अगर हमारे को पैसा तो आएगा नहीं, और ऊपर से अगर हानि हो जाती है कोई, तो हानि में भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, योगदान नहीं होगा, ठीक है। अगला है हमारा ख्याति में कोई वृद्धि नहीं। अब मैनेजर जब आता है तो हमने या मतलब नौकर हमने रखा काम करने के लिए, जिसको हम तनख्वाह देते हैं, तो उसके कारण हमारी कोई मान सम्मान में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। अगर हम किसी और व्यक्ति को मालिक बना लेते हैं जो कि बहुत माना हुआ व्यक्ति है, और उसको हम बोलें कि ये हमारा मालिक है, तो उसके कारण हमारी कंपनी की साख ख्याति इज्जत मान सम्मान बढ़ जाता है। परंतु एक कर्मचारी रखने से हमारा मान सम्मान पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। इसके अंशदान की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन। अंशदान की अनिश्चितता का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मैनेजर ने अगर हमको उधार दिया, अगर हमें ज़रूरत पड़ी उधार की, मैनेजर बोलता है चलो मैं दे देता हूँ, थोड़े वो पैसे मैं लगा देता हूँ, तो जैसे ही मैनेजर छोड़ के जाएगा तब वो अपना पैसा ले जाएगा, ठीक है। तो जो पैसा उसने दिया है वो पक्का हमारे पास नहीं रहता। मालिक होता तो उसका पैसा हमारे पास रहना था। अगला है बाहर जाने की स्वतंत्रता या फ्रीडम टू लीव द बिजनेस। अगर मालिक आता है तो वो बिज़नेस को सामान्यतः छोड़ के नहीं जाता है। मतलब मैनेजर है, उसको ज़्यादा तनख्वाह अगर हमारा पड़ोसी दुकानदार देगा वो तो वहाँ पर भी चला जाएगा, इसलिए बाहर जाने की इसकी पूरी स्वतंत्रता होती है। अगला जो टॉपिक है वो है साझेदार की नियुक्ति के पक्ष में अथवा लाभ। आर्गूमेंट इन द फेवर और एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग द पार्टनर। साझेदार का मतलब होता है एक और मालिक हमने बना लिया, उसको बोला एक और व्यक्ति को कि भाई आप आओ, आप भी मालिक बन जाओ, आप भी पैसा लगाओ, लाभ हानि हम मिल करके बांट लेंगे, तो उसे हम साझेदार बोलते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि अगर बिज़नेस बढ़ रहा है, हम मैनेजर नहीं रखना चाहते, हम कोई और व्यक्ति को मालिक बना कर लाना चाहते हैं, तो उससे हमको क्या फ़ायदा होगा। एडवांटेजेस या पक्ष या लाभ का मतलब वित्त अथवा प्रबंधकीय दायित्व में भागीदारी। वित्त मतलब पैसा भी वो लाएगा, कंट्रीब्यूशन इन लाइबिलिटी है फॉर द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। वो पैसा मैनेज, फाइनेंस मतलब, और वित्त का मतलब पैसा। तो प्रबंधकीय दायित्व मतलब अब वो भी हर काम के लिए जिम्मेवार होगा, बिजनेस को संभालने के लिए जिम्मेवार होगा, पैसा भी लाएगा और वो जिम्मेवार भी हो जाएगा।
सेकेंड पॉइंट है अनुभवी, चतुर एवं व्यावसायिक संबंध रखने वाले साझेदार का चयन। सिलेक्शन ऑफ ए पार्टनर हु इज़ एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट एंड हैविंग गुड बिजनेस रिलेशंस। हम ऐसे व्यक्ति को अपना साझेदार या मालिक बनाना चाहते हैं साथ में जिसको बहुत अनुभव है, उसके अनुभव का फ़ायदा हो जाएगा। चतुर मतलब एक्सपर्ट है वो अपने बिजनेस को चलाने में, और व्यावसायिक संबंध अच्छे हैं उसके। व्यावसायिक संबंध मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके की अलग अलग कंपनियों में जान पहचान है, तो यदि वो आ जाए तो हमें उन कंपनियों का काम भी आसानी से मिल जाएगा। अलग अलग लोगों से जान पहचान अच्छी है तो उनका भी फ़ायदा, उसकी जान पहचान का हम भी उठा लेंगे। थर्ड पॉइंट है कड़ी मेहनत की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ द हार्ड वर्क। यदि एक मैनेजर की जगह पे अब मालिक आता है तो उसको मालूम है कि भाई बिज़नेस को लाभ होगा तो आधा लाभ उसे मिलेगा, इसलिए वो बिज़नेस के लाभ को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता है, क्योंकि जितनी मेहनत उतना ही लाभ। ठीक है, तो कड़ी मेहनत करने की संभावना यहाँ पर होती है। अगला है काम का बंटवारा, डिवीज़न ऑफ द वर्क। काम का बंटवारा मतलब आधा काम अब हम संभालेंगे, आधा काम वो संभाल लेगा, हमारा काम का बोझ कम हो गया। ख्याति में वृद्धि, अच्छे व्यक्ति को जिसकी जान पहचान बहुत ज़्यादा थी, इज्जत थी, मान सम्मान था, उसको मालिक हमने बनाया, तब हमारी कंपनी की ख्याति, मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। जोखिम में कमी, जोखिम आधा वो सहन करेगा, आधा हम कम करेंगे। अगला है व्यवसाय में हित, बिजनेस में इंटरेस्ट होता है उसका, बिजनेस को बढ़ाने की वो पूरी कोशिश करता है। अगला है कि साझेदारी की नियुक्ति के विपक्ष एवं विचार एवं हानि, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट और डिसएडवांटेज ऑफ कीपिंग द पार्टनर, कि अगर हम किसी व्यक्ति को साझेदार बनाते हैं तो उससे क्या हानि हो सकती है हमारे को। पहला है प्रशासन एवं नियंत्रण में हिस्सा, शेयर एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। पहले सारा नियंत्रण हमारे हाथ में था, पूरे अधिकार हमारे पास थे, अब जो है आधे अधिकार हमारे हाथ से चले गए। ठीक है, और दूसरा नियंत्रण, पहले पूरा कंट्रोल बिजनेस पर मेरा था, अब आधा उसका भी हो जाएगा। दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता में कमी, रिडक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द वर्क। पहले हमारी स्वतंत्रता थी कि जैसे मर्जी काम करें, जो मर्जी हम करें, तो अब ऐसा नहीं होगा, कार्य करने से पहले हमें उसकी परमिशन भी लेनी होगी। निर्णय में देरी, डिले इन द डिसीजन। पहले था कि भाई कोई हमारे पास कंपनी वाला आया, बोलता है ये सामान अगर आप अभी ख़रीद लो तो हम आपको इतना प्रॉफिट दे देते हैं, 10 लाख रुपए का लाभ आपको हो जाएगा। तो हम अकेले थे तब तो हमने तुरंत निर्णय लिया, हमने सामान खरीद लिया और सारा लाभ हमारे को हो गया। तो अब दो व्यक्ति हो गए हैं, अगर वो दुकानदार दूसरा वाला मालिक नहीं है तो हम बोलते हैं भाई दूसरा मालिक नहीं है, वो आएगा तभी हम ले पाएंगे फैसला कोई। ठीक है, तो इसलिए हम मालिक का इंतज़ार करते हैं, तब तक वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी और दुकानदार को भेज देता हूँ। तो निर्णय लेने में देरी हो जाने का कारण कई बार हानि हो जाती है। अगला पॉइंट है गोपनीयता का अभाव, लैक ऑफ सीक्रेसी। अब सारे व्यवसाय के गुप्त भेद उसके पास चले गए, उसको भी पता लग गया, वो भी मालिक हो गया, इसलिए यहाँ पर अब गोपनीयता नहीं रही। कल को अगर वो व्यवसाय को छोड़ करके जाएगा, उसको तो हमारे बिजनेस का सब कुछ पता है, हो सकता है हमारे पड़ोस में या कि हमारी जैसी दुकान शुरू कर दे। अगला अधिकारों का बंटवारा, पहले सारे अधिकार हमारे पास थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, अब आधे अधिकार उसको मिल गए। अगला लाभ का बंटवारा, डिवीज़न ऑफ द प्रॉफिट। पहले सारा लाभ हम अकेले लेते थे, अब जितना भी लाभ होगा आधा उसको देना पड़ेगा। सेवंथ पॉइंट है आपसी मनमुटाव की अधिक संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। जब दो व्यक्ति मालिक हो जाते हैं तो एक सोचता है मेरी बात होनी चाहिए, दूसरा सोचता है मेरी बात बननी चाहिए, तो यहाँ पर मनमुटाव या टकराव होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आठवां पॉइंट है साझेदार को हटाने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी फॉर द रिमूवल ऑफ द पार्टनर। अगर कोई हमने कर्मचारी रखा पैसे दे के काम करने के लिए, तो अगर हमारे को लगता है ठीक नहीं है तो उसको कभी भी आप बोलो कि भाई कल से आप काम पे मत आना, उसको हटाया जा सकता है, परंतु मालिक को नहीं हटाया जा सकता। कानून की नज़रों में अगर हम बोलें एक मालिक बना है और अगर उसको हटाना है तो कानून की नज़रों में उस बिज़नेस को बंद करना होगा, फिर अकेले हम बिज़नेस को दोबारा से शुरू करते हैं। तो मालिक के हटाने पर वो पूंजी भी ले जाएगा, बिज़नेस के सारे भेद भी साथ में ले जाएगा, और कानून की नज़रों में व्यवसाय साझेदारी बंद भी हो जाता है। अगला है बेईमानी का डर। अब वो मालिक है, अब इसको सारे भेद पता है, तो वो पूरे अधिकार उसको है, हर चीज़ को वो देख सकता है, तो बेईमानी भी वो कर सकता है। अगला है एकाकी व्यापार निम्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त, एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सूटेबिलिटी ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस, कि भाई एकाकी व्यापार अगर हम शुरू करते हैं तो ये व्यवसाय किन प्रकार के बिजनेस के लिए सूट करता है, उपयुक्त है, मतलब कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जो एकाकी व्यापार के तरीके से प्रारंभ किए जाने चाहिए और एकाकी व्यापार के तरीके से ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है जो छोटे हों, इफ़ द बिजनेस इज स्मॉल, ऐसे छोटी छोटी दुकानें
ये एकाकी व्यापार के तरीके से आसानी से शुरू की जा सकती हैं। सेकंड, जिसमें कम पूंजी और योग्यता की आवश्यकता हो, विच नीड्स लेस कैपिटल एंड क्वालिफिकेशन। ऐसे बिजनेस जिसमें कि थोड़े सही पैसा चाहिए, थोड़ी सी पूंजी चाहिए, उसके लिए ठीक है। जिसमें योग्यता भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा समझदार पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। हम देखते हैं हमारे गांव इत्यादि में दुकानें होती हैं, तो दुकानदार को केवल इतना आता है कि बस कितना तोलना है और कितने पैसे लेने हैं, बस इतना सा है तो बिज़नेस कर लेता है वो। तीसरा है जिसमें व्यक्तिगत देख रेख की ज़रूरत हो। हमें ग्राहकों के साथ खुद मिलना है, ग्राहकों से बात करनी है और खुद सामान को चेक करना है। तो एक छोटी सी दुकान होगी तो हम खुद सारा सामान को, काम कैसे चल रहा है उसको देख सकते हैं। अगला, जिसमें शीघ्र निर्णय की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, विच रिक्वायर क्विक डिसीजंस। अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें शीघ्र निर्णय लेना पड़ता हो, तो वो एकाकी व्यापार सही रहता है, क्योंकि तुरंत हम फैसले लेंगे और उसमें हम लाभ भी कमा लेंगे। ज़्यादा मालिक होंगे तो शीघ्र निर्णय लेने में देरी हो जाएगी। अगला आ गया जिसमें अधिक दायित्व ना हो, वेयर द लाइबिलिटी इज़ नॉट मोर, क्योंकि अभी हमने बड़ा अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है अपने आप में बहुत बड़ी हानि होती है, हमेशा हमें डर बना रहता है। अगला है जिसमें बाज़ार स्थानीय हो, वेयर द मार्केट इज़ लोकल। इसका मतलब है जहाँ पर कि हमारे ग्राहक हमारे आसपास के इलाके से ही आते हैं, तो उसे हम एकाकी व्यापार के तरीके से चलाएंगे। अगला है जिसमें ग्राहकों की व्यक्तिगत संतुष्टि की ज़रूरत हो, वेयर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा बिजनेस जिसमें कि ग्राहकों को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कर्मचारी रखेंगे तो ग्राहकों की संतुष्टि पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हम खुद दुकान पर बैठे हैं तो हर ग्राहक को विशेष ध्यान हम दे पाएंगे। अगला है जिसमें प्रतियोगिता कम हो, वेयर द कंपटीशन इज़ लेस। प्रतियोगिता यदि बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा दुकानदार एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो हमारी बिक्री कम होगी। एक ही छोटी सी दुकान, उसमें बिक्री नहीं हुई तो फिर व्यापार करने का कोई लाभ नहीं। तो जहाँ प्रतियोगिता कम है, कम लोग हैं, जहाँ पर जैसे बिज़नेस को ज़्यादा दुकानदार नहीं कर रहे, वो बिज़नेस सही रहेगा। 9th पॉइंट है जिसमें अधिक वित्तीय प्रबंध की ज़रूरत ना हो, वेयर मोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ज़्यादा वित्तीय प्रबंध, पैसे का इंतजाम, वित्त होता है पैसा, फाइनेंस होता है पैसा, तो पैसे का प्रबंध इंतजाम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़े से काम चल जाएगा, उसमें एकाकी व्यापार सही रहता है। 10th पॉइंट है जहाँ मांग नियमित हो, वेयर द डिमांड इज़ रेगुलर। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, मान लो कि हमने एक दुकान शुरू की, थोड़ा ही पैसा था हमारे पास, तो हमने बिजली के सामान की दुकान शुरू की। हमने एक कूलर रख लिया, एक फ्रिज रख लिया, एक टीवी रख लिया, ठीक है, और एक फ़ैन रख लिया। ज़्यादा बड़ी दुकान हमने थोड़े से पैसे शुरू की, तो ये 4 चीज़ें हमने रख ली। और ये सारी चीज़ें हमने रखी, तो अब हमने ये देखा कि भाई गर्मियों में ये सामान हमारा बिक जाएगा, ठीक है। और हुआ ये कि जब गर्मियाँ आई तब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ी नहीं और हमारा सामान बिका नहीं। इसका मतलब है 4-5 ही चीज़ें हमने रखी और गर्मियों के मौसम में भी सामान नहीं बिका, तो अब कब बिकेगा? अगले साल शायद बिक जाए। तो इसका मतलब पूरा साल हम बिना मतलब की दुकान में बेकार बैठे रहेंगे, दुकान का किराया देते रहेंगे, उधार जो हमने सामान लेके आए थे तो उधार के ऊपर ब्याज भी हमारे को बिना मतलब के देना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे हम ऐसा ही सामान दुकान में रखें जिसकी मांग होती ही होती है, लगातार होती है, ठीक है। तो ऐसा जो बिज़नेस होगा, वो बिज़नेस सही प्रकार से चलता रहेगा। जिसकी मांग नियमित हो, जैसे कि हम बोलें कि लोगों को नमक चाहिए ही चाहिए, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो वैसा रख लो। चीनी रख लो जिसकी डिमांड होती है, माचिस रख लो जिसकी डिमांड होती है, ठीक है। ऐसी वस्तुएं ही रखें ताकि अगर कम से कम रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो अवश्य ही ग्राहक आ जाए, हमारी बिक्री होती रहे और हमारा गुजारा चलता रहे। अगला पॉइंट है कला कौशल के कार्य, जॉब रिलेटेड टू द आर्ट एंड एक्सपर्टीज़। जैसे कि हम पेंटिंग के काम करते हैं, तो ये काम, हम पेंटर हैं तो एक हम ही कर पाएंगे वो काम। आर्टिस्ट अगर हमें, ठीक है, कलाकार हमें कढ़ाई का काम करते हैं, कशीदाकारी का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, तो ये काम सभी एक ही आदमी करता है, तो ये एकाकी व्यापार के तरीके से सही रहेगा। अगला फुटकर व्यापार के कार्य, फंक्शंस ऑफ द रिटेल ट्रेड। छोटे छोटे जो फुटकर व्यापार चैप्टर हम कर चुके हैं, वो व्यापार जैसे फल की दुकान, सब्जी की दुकान, हमने रेडी की हमने चला ली है, फेरी वाले हम बन गए हैं, छोटा मोटा सामान जो हम बेचने वाले हैं, तो वो भी एकाकी व्यवहार से हो जाएगा। अगला है बौद्धिक पेशा, प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल। तो इसका मतलब ये हो जहाँ पर हम बुद्धि से कोई कार्य करते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर कोई कार्य करते हैं। जैसे कोई वकील हो गया, उसकी दुकान हो गई, कोई डॉक्टर हो गया, उसकी दुकान हो गई, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, कंसल्टेंट या प्रोफेशनल हो गए। तो ये ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पर बुद्धि के आधार पर कार्य किया जाता है, ठीक है। अगला हो गया व्यक्तिगत पेशे के कार्य,
जॉब ऑफ द पर्सनल प्रोफेशन, जो ऐसे पेशे हैं, जो ऐसे प्रोफेशन हैं, पेशेवर व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे नाई का काम हो गया, धोबी का काम हो गया, बढ़ई का काम हो गया, लोहार, कुम्हार, मोची इत्यादि का काम, ये सभी एकाकी व्यापार के तरीके से सही रहते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम करेंगे वो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है? ऐसा बिजनेस होता है जो कि जैसे नाम से क्लियर है, हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदुस्तान में जो व्यवसाय किया जाए और जहाँ पर पूरा परिवार संयुक्त मतलब मिलजुल के कार्य करे। तो जैसे हम ये बोलते हैं कि हमारे दादाजी एक दुकान करते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए मिठाई की दुकान करते हैं, तो क्या होगा कि वो दिन हम शाम को सारा परिवार उनके साथ मदद करता है, हम सभी मिठाइयाँ बनाते हैं। अगले दिन वो सुबह वो मिठाइयाँ लेके दुकान जाते हैं और पूरा दिन सामान को बेचते हैं। अगले दिन शाम को जब आते हैं तो फिर हमारा पूरा परिवार उनकी मदद में लग जाता है। मतलब दादाजी, पिताजी, हम बच्चे, लेडीज, सारे सभी बच्चे बच्चे सब के सब मिल कर के उस काम में लगे होते हैं। दिन भर में वो जाकर बेचते हैं और हम सभी उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे बिज़नेस को हम बोलते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इसमें कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पर ये होती है कि हमारा जो ये बिज़नेस होगा इसमें सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होगा? हमारे दादाजी, जो कि असली मालिक हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं मुखिया। ठीक है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मुखिया या फिर कर्ता। तो कर्ता या फिर मुखिया जो मेन हेड होगा, पुरुष सदस्य, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों को इसमें ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते। परिवार के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सभी के सभी मालिक कहलाते हैं। जैसे ही परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है वैसे ही वो बिज़नेस का मालिक बन जाता है। यदि हम चाहें, हम परिवार के सदस्य हम चाहें कि भाई हमने आपके साथ मिलकर के काम नहीं करना, तो हम अपने हिस्से की पूंजी या संपत्ति लेकर अलग हो सकते हैं परिवार से। इस बिज़नेस के जितने भी गुप्त भेद होते हैं वो सारे परिवार के मुखिया मतलब हमारे दादाजी को ही पता होंगे। सारा हिसाब किताब अकाउंट्स का वही रखते हैं, कितने में बेचते हैं, कितने में खरीदते हैं, कितना लाभ होता है, सारा उन्हीं को पता होता है। बाकी हम ही सभी परिवार के सदस्य उनकी मदद करते हैं। इसी हमारी लायबिलिटी, हमारा दायित्व जो है वो सीमित होता है, थोड़ा सा ही होता है। जितने हमारे हिस्से का पैसा उतनी ही लायबिलिटी हमारी है। पर दादाजी क्योंकि सभी फैसले वो ले रहे हैं, उनको ही सारे अधिकार हैं, तो उनकी जो लायबिलिटी होगी वो असीमित होगी। हम भी परिवार के सदस्य हैं, अगर हम उनकी मदद करते हैं, जैसे दिन में वो दुकान जाते हैं, अगर हम लोग दिन में अपनी नौकरी करने जाते हैं तो हम अपनी संपत्ति अलग भी बना सकते हैं उस पैसे से। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है। तो इसके लिए जो कानून बनाया गया उसको हिंदू विधान या हिंदू लॉ बोला जाता है। इस परिवार के जितने भी सदस्य होंगे वो सभी एक ही पूर्वज के वंशज होंगे, उसी के वंश के आगे चली हुई संतानें हैं। इनमें अविवाहित पुत्रियां आ सकती हैं जिनका विवाह नहीं हुआ। सभी पुरुषों की पत्नियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। विशेषताओं के बहुत से पॉइंट हैं, अभी हम दो ही डिस्कस करते हैं, बाकी अगले पार्ट में करेंगे। पहली विशेषता है सहभागिता, कोपेसेनरी। सहभागिता का मतलब होता है परिवार की जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक का मतलब होता है पूर्वजों से जो आ रही है संपत्ति, उस पर स्वामित्व जो है वो सामूहिक होता है। हमारे परदादा का मकान था या बिजनेस था, ज़मीन थी जिसमें हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो वही दुकान जो है या बिज़नेस उसी में लगातार चला हुआ आ रहा है। ये कानून के द्वारा होता है, ना कि अनुबंध के द्वारा, कि जैसे इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सारे मालिक हैं। अगर एक बच्चा कोई परिवार में नया पैदा होता है तो पैदा होते ही वो मालिक बन जाएगा। अनुबंध मतलब वो समझौता नहीं किया उसने, पैदा होते ही कानून ये कहता है कि परिवार का सदस्य मतलब पैदा होते ही बच्चा जो है मालिक हो जाता है कानून के अनुसार। सदस्य परिवार में जन्म लेते ही सदस्य बन जाता है। हर एक जो सदस्य होता है इस परिवार का, उसको हम सहभागी यो या फिर इसको कोपार्सिनर कहते हैं। ठीक है, अगला दिया गया इसमें सामान्य संपत्ति है, कॉमन प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो संपत्ति होती है व्यवसाय की, उसमें दो तीन प्रकार किया जाएगी। पहला है पैतृक संपत्ति, जो कि पूर्वजों से हमारी संपत्ति चली आ रही है, दादा परदादा से कोई संपत्ति चली आ रही है, कोई दुकान चली आ रही है, तो वो हमारी संपत्ति होगी, पूरे व्यवसाय की संपत्ति होगी, सभी मालिकों की संपत्ति होगी। अगला है पैतृक संपत्ति की सहायता से निर्मित संपत्ति।
ये हमारी एक दुकान थी और दुकान को हम चलाते थे, काफ़ी अच्छी हमारी दुकान चलती थी। उस दुकान में अच्छी चलती थी तो लाभ बहुत होता था, और जो लाभ हमने उससे अर्जित किया, लाभ जो हमने कमाया, उस लाभ से धीरे धीरे हमने एक और दुकान शुरू कर दी। तो पैतृक संपत्ति की सहायता से एक और संपत्ति हमने बना ली, तो ये भी अभी इसी का हिस्सा हो जाएगी। और सी है व्यक्तिगत संपत्ति, जिसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया हो। किसी आदमी ने खुद अपनी मेहनत करके संपत्ति बनाई, ठीक है, अलग से कोई काम करता था, अलग से वो नौकरी करता था और शाम को हमारे बिजनेस में काम करता था, तो जिसने अलग नौकरी करके जो संपत्ति बनाई, बोला ये भी व्यवसाय में ही हम जोड़ लेंगे, तो वो भी हमने बिजनेस की संपत्ति मान ली है।